Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here, that is more than a subject. In this session we are going to study about the principles of inheritance, and in this lesson we have completed up to the incomplete dominance. Clear? So in incomplete dominance I told you, like as Mendel performed the experiments between the tall and dwarf, and he got to know, he given two conclusion, that law of dominance and law of segregation. So in his opinion it was that he concluded that out of the two trait only one trait express, that is known as dominant, and other do not, that is known as recessive. Clear? But in incomplete dominance, in the previous topic we came to know that in the two character, neither of the character, not red flower not white flower, express itself in the F1 generation, and any in intermediate color appear. So we came to know that there is no dominance, वहाँ पे dominance नहीं है, वहाँ पे क्या है, incomplete dominance है. Clear? तो I told you about the incomplete dominance, and remember the garden pea, the flower of the garden pea never show the incomplete dominance. The incomplete dominance is represented by the two flower, that is Antirrhinum majus and the Mirabilis jalapa, that is 4 o'clock plant. Clear? So remember it. Incomplete dominance, it is clear now that in the incomplete dominance we came to know that sometime it happens that in a particular phenomenon, in a particular cross, that neither of the parent, either it is red or white, they cannot appear in the F1 generation. Any intermediate कोई और कैरेक्टर क्या होता है, अपीयर हो जाता है. क्यों अपीयर हो जाता है? क्योंकि दोनों ही ट्रेट अपने आप को कम्प्लीटली शो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं. क्लियर है? इसीलिए नाम से ही पता लग रहा है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस. Clear? But one thing we came to know that if you see in the F1 generation there are pink flower, but when the pink flower, the plant bearing pink flower are self, जब उनको हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं, ठीक है, पिंक फ्लावर वाले प्लांट को पिंक फ्लावर वाले प्लांट से, व्हेन देयर इज अ सेल्फिंग, देन वी गेट द रेड फ्लावर, वाइट फ्लावर एंड पिंक फ्लावर. मतलब जो पेरेंटल ट्रेट हैं जो हमने पेरेंट में लिए थे, रेड और वाइट, दे अगेन रीअपियर, वो फिर से क्या हो रहे हैं, रीअपियर हो रहे हैं इन द F2 जनरेशन. ठीक है, तो वो फिर से कहाँ हो जा रहे हैं, F2 जनरेशन में अपीयर हो जा रहे हैं. क्लियर है? तो F2 जनरेशन में अपीयर होने का मतलब क्या है कि देयर इज़ नो ब्लेंडिंग. अगर सपोज रेड और वाइट जो है वो दोनों एक दूसरे से ब्लेंड हो गए होते, मिक्स हो गए होते, तो क्या कभी पेरेंटल ट्रेट अपीयर होता? नहीं अपीयर होता. क्लियर है? तो जैसे रेड भी आ गया और वाइट भी आ गया, समझ में आया? तो इसका मतलब है कि देयर इज़ नो ब्लेंडिंग ऑफ द ट्रेट की ब्लेंडिंग नहीं हो रही है. क्लियर है? तो ये, और एक चीज़ और मैंने बताई थी कि इन दिस क्रॉस द phenotype and genotype ratio are same. तो whenever any question arise from this topic that in which cross the phenotype and genotype ratio are same, तो that is incomplete dominance. Clear है? ठीक है, तो यहाँ तक incomplete डोमिनेंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया. ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, और नाम पे ध्यान देना. देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो तुम्हें पता लग गया. अब अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो यू कैन ईजिली एक्सप्लेन. दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत अच्छे से बता सकते हो. क्या बता सकते हो कि भाई डोमिनेंस में क्या था कि आउट ऑफ द टू ट्रेट ओनली वन ट्रेट. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है कि आउट ऑफ द टू ट्रेट, मतलब बोथ आर अनेबल टू एक्सप्रेस. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डोमिनेंस एंड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस. क्लियर? बट देखो एक चीज़ यहाँ ध्यान देखो, यहाँ पे भी सेग्रीगेशन हो रहा है. देयर इज अ सेग्रीगेशन इज टेकिंग प्लेस इन दिस क्रॉस ऑल्सो. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, को डोमिनेंस. अब देखो को का मतलब है, को का मतलब होता है साथ में. ठीक है, कहीं पर भी कोऑपरेशन होता है. ठीक है, कोई भी चीज़ अगर इस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है, तो को का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, साथ में. तो को डोमिनेंस का मतलब क्या हो गया कि अगर दो ट्रेट हैं और दोनों ही ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं. जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि देयर आर टू फ्रेंड्स. ठीक है, जैसे मैंने डोमिनेंस में भी दो फ्रेंड का एग्जांपल लिया था कि एक पता लगा उसमें से काफ़ी डोमिनेंट है. ठीक है, तो दूसरा क्या रहता है, वो रिसेसिव, वो हिडन रहता है.
क्लियर है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या देखा कि जब दोनों साथ में हैं तो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कोडोमिनेंस में क्या होगा कि व्हेन टू ट्रेट्स आर टुगेदर दे बोथ विल एक्सप्रेस देयर सेल्फ, वो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, दोनों ही अपने आप को शो करेंगे। क्लियर है, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, कोडोमिनेंस। क्लियर, तो कोडोमिनेंस के नाम से ही समझ में आ गया कि इन दिस फिनोमिनन वी विल कम टू नो दैट सम टाइम इट हैपेंस दैट द टू ट्रेट, दोनों ही ट्रेट अपने आप को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इन द F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज नोन एज कोडोमिनेंस। क्लियर है, इसका मतलब दोनों ही अपने आप को एबल हैं, दे आर एबल टू एक्सप्रेस देयर सेल्फ। ठीक है, क्लियर है। तो देखो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं और इसको हम कैसे समझ सकते हैं। देखो, इन दिस फिनोमिनन इज द फिनोमिनन ऑफ टू एलील्स लैकिंग डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप। इनके बीच में ना ही डोमिनेंट और रिसेसिव का कोई रिलेशनशिप नहीं होता। एंड बोथ एक्सप्रेस देमसेल्फ इन द ऑर्गेनिज्म, और दोनों ही अपने आप को किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस करते हैं। द कोडोमिनेंट एलील्स आर शोन विद सेम कैपिटल लेटर, और उनको हम सेम कैपिटल लेटर से भी एक्सप्रेस करते हैं विद डिफरेंट सबस्क्रिप्ट्स। जैसे अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको ब्लड ग्रुप का। आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं कितने लोगों का ब्लड ग्रुप AB है, ज़रा ये भी बताएंगे कितने लोग का ब्लड ग्रुप AB है। ठीक है, तो जिनका भी AB ब्लड ग्रुप है वो जान लो वो किसके एग्जाम्पल हैं, कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल हैं। जैसे जब AB किसी का ब्लड ग्रुप AB होता है तो उनके पास दो एलील्स होते हैं, I और सुपरस्क्रिप्ट में लगाएंगे कैपिटल A, और I और इसके भी सुपरस्क्रिप्ट में लगाएंगे कैपिटल B। तो ये दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, IA भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और IB भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो देखो इनके लेटर सेम है II, ठीक है, लेकिन इनका सुपरस्क्रिप्ट क्या है, डिफरेंट है। तो ये दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कोडोमिनेंस का। तो जितने स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप AB है तो अपने आप को याद कर लेना कि यू आर द एग्जाम्पल, मतलब योर ब्लड ग्रुप इज द एग्जाम्पल ऑफ द कोडोमिनेंस, वो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। There are 4 blood group A, B, AB and O. Out of the 4 blood group only this blood group show the codominance, केवल यही ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस को शो करता है। अब आगे बढ़ते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड ग्रुप में कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, कितने जीनोटाइप होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखो, जो हमारे ब्लड ग्रुप का सिस्टम होता है उसको बोलते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था लैंड स्टीनर, ठीक है, ही टोल्ड अबाउट द ब्लड ग्रुप ऑफ द ह्यूमन का ब्लड ग्रुप उन्होंने बताया था कि ह्यूमन में ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे कोई भी ट्रेट है, अगर मान लो कोई भी ट्रेट है, जैसे हाइट टॉल है तो उसको कौन सा एलील कंट्रोल कर रहा था, कैपिटल T, मतलब ये जीन कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, डॉफ था तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा था, स्मॉल t। अगर रेड फ्लावर है तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा था, कैपिटल R, कैपिटल R। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए देयर आर जीन्स होते हैं। ऐसे ही ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए देयर इज़ ए जीन दैट इज़ I जीन। हम उस जीन को क्या बुलाते हैं, I जीन। अभी तक आपने ये पढ़ा है कि वन जीन हैज़ 2 कंट्रास्टिंग पेयर। एक जीन के कितने कंट्रास्टिंग पेयर होते हैं, 2 कंट्रास्टिंग पेयर होते हैं। ये आप पढ़ के आ रहे हो, उनको बताओ क्या बुलाते हैं, एलील्स। ठीक है, क्लियर है ना। वन जीन हैज़ 2 कंट्रास्टिंग पेयर दैट इज़ नोन एज एलील्स, बट इन दिस एग्जाम्पल यू विल कम टू नो दैट वन जीन कैन हैव मोर देन 2 एलील्स। ठीक है, एक जीन के कितने एलील्स हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी एलील्स हो सकते हैं। जैसे जो I जीन होता है उसके 3 एलील्स होते हैं। एक होता है, मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले लूँ तब तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो I जीन जो होता है उसके 3 एलील होते हैं। एक होता है I और सुपरस्क्रिप्ट में लगाएंगे A, ठीक है, और उसके बाद दूसरा होता है I जीन तो वही रहेगा, ठीक है, इसका सुपरस्क्रिप्ट होगा B, और उसके बाद एक और होगा, ठीक है, इसका होगा I और इसका सुपरस्क्रिप्ट होगा O। चाहे आप इसको IO लिख सकते हो, चाहे स्मॉल I लिख सकते हो। क्लियर है। तो ये क्या है, I क्या है, दिस इज जीन। I जो है वो क्या है, जीन है। इसके कितने एलील्स हो गए, देयर आर 3 एलील्स। अभी तक हमने ये पढ़ रहे थे कि वन जीन हैज़ 2 कंट्रास्टिंग पेयर, जिनको हम एलील्स बोलते हैं। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि वन जीन हैज़ 3 एलील्स, I सुपरस्क्रिप्ट में A, I सुपरस्क्रिप्ट में B और I सुपरस्क्रिप्ट में O, या इसी को स्मॉल I भी बोलते हैं।
इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, स्मॉल आई है, ठीक है, मेरा आई ऐसे ही बनता है, ठीक है। अब तक तो समझ ही गए होंगे कि किस तरह से मेरी राइटिंग है, ठीक है। तो इस तरह से एक जीन के कितने एलील हो गए, 3, इसी को बोलते हैं मल्टीपल एलेलिज्म, ठीक है। इसी को क्या बुलाते हैं, मल्टीपल एलेलिज्म, क्लियर। लेकिन जब आप किसी इंडिविजुअल को स्टडी करोगे, जैसे मैं किसी एक पर्सन के बारे में स्टडी करूँगा, तो उसके बॉडी में कितने एलील होंगे, उसके बॉडी में केवल 2 एलील होंगे। याद रखना, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ठीक है। अगर किसी इंडिविजुअल को स्टडी करेंगे तो देखो इंडिविजुअल में 3 एलील नहीं होंगे, इंडिविजुअल में केवल 2 ही एलील होंगे हमेशा। तो आप अगर आप किसी इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करोगे तो आपको केवल 2 ही एलील मिलेंगे, या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, इस तरह से। तो जब भी हम इंडिविजुअल की स्टडी करेंगे तो कितने एलील मिलते हैं, 2। लेकिन जब हम पूरे पॉपुलेशन को देखते हैं, अगर हम पूरे ह्यूमन की पॉपुलेशन को देखें तब हमें पता लगेगा कि अरे तो 3 एलील्स हैं। इसमें एक एलील और कौन सा है, आई एक सुपरस्क्रिप्ट में ओ, ये भी एक एलील है, क्लियर है। तो जब भी हम किसी इंडिविजुअल को स्टडी करेंगे तो उसके बॉडी में केवल हमें 2 ही एलील दिखेंगे, आई ए या आई बी, आई नॉ मतलब आई सुपरस्क्रिप्ट में ओ, मतलब आपको केवल 2 ही एलील देखने को मिलेंगे, क्लियर है। लेकिन जब आप पॉपुलेशन की स्टडी करोगे तब आपको पता लगेगा अरे ये तो 3 एलील्स होते हैं, एक एलील और हमें देखने को मिल रहा है, क्लियर है। जैसे आपके घर में अगर किसी का ब्लड ग्रुप कोई भी है और आप उसके एलील्स जानते हो तो कौन से एलील बताओगे। अगर मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके एलील्स क्या होंगे, आई ए और आई बी। तब तुम कहोगे अरे सर तो बताए थे 3 एलील्स होते हैं, ये तो 2 ही एलील होते हैं। अरे जब आप और लोगों के बारे में स्टडी करोगे तब आपको पता लगेगा कि 2 एलील नहीं, कितने एलील्स होते हैं, 3 एलील्स होते हैं। और इसी फिनोमेनन को बोलते हैं मल्टीपल एलेलिज्म, ठीक है, इसी को मल्टीपल एलेलिज्म बोलते हैं, क्लियर हो गया। तो देखो एवीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बोथ, कोडोमिनेंट का भी एग्जांपल है और किसका एग्जांपल है, मल्टीपल एलील्स का भी एग्जांपल है, क्लियर है। अब देखो ह्यूमन में अगर हम देखें, ह्यूमन में अगर आप फिनोटाइपिकली देखोगे तो आपको 4 ही ब्लड ग्रुप मिलेंगे, ये ए बी और ओ, ठीक है। अगर आप किसी भी ह्यूमन को के ब्लड ग्रुप को पूछोगे तो वो यही 4 ब्लड ग्रुप बताएगा। लेकिन जब उसके जीनोटाइप की स्टडी करोगे, ठीक है, तो जीनोटाइप कितने होते हैं, 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क का, ठीक है, कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप में कितने जीनोटाइप्स होते हैं, 6, और कितने फिनोटाइप होते हैं, 4, ठीक है। जो 4 फिनोटाइप और 6 जीनोटाइप्स होते हैं, क्लियर है। क्योंकि जब आप उनके जीनोटाइप्स देखोगे तो आपको 2 एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि जीनोटाइप 6 होते हैं और फिनोटाइप क्या होते हैं, 4 होते हैं, क्लियर है। तो यही ब्लड ग्रुप किसके थ्रू कंट्रोल होता है, आई जीन के थ्रू कंट्रोल होता है। और आई जीन के कितने एलील्स होते हैं, 3 एलील्स होते हैं, ठीक है। और वही 3 एलील में से कोई 2 एलील होते हैं जो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होगा, क्लियर है। अब मैं बता दूं कि कौन सा मतलब एलील होगा तो कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा। देखो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है मान लो, तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी, या तो उसके बॉडी में ये मतलब उसके एलील्स ये होंगे, और या तो आप स्मॉल आई भी लिख सकते हो और आई लिख के ऊपर ओ सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर 2 टाइप के एलील्स की पॉसिबिलिटी है, ये तो होमोजाइगस कंडीशन हो गया और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गया। अब इस कंडीशन में देखने को मिल रहा है कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है और उसके अंदर ये एलील्स हैं आई ए और स्मॉल आई, तो इसका मतलब है एक आई ए क्या है, डोमिनेंट है, और आई क्या है, रिसेसिव है। इसीलिए ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है और ब्लड ग्रुप क्या आ जा रहा है, ए आ जा रहा है, क्लियर है। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो या तो वो होमोजाइगस कंडीशन में आई ए होगा और या तो आई ए स्मॉल आई होगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाओ, अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो ऐसे ही उसके पास भी कंडीशन होगी, या तो आई बी होगा होमोजाइगस, और या तो क्या होगा, आई बी स्मॉल आई होगा हेट्रोजाइगस। और फिर से स्मॉल आई अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा, क्योंकि स्मॉल आई क्या है, रिसेसिव एलील है, क्लियर है। तो ऐसी कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, अगर मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो केवल एक पॉसिबिलिटी होगी, दैट इज़ आई सुपरस्क्रिप्ट में ए और आई सुपरस्क्रिप्ट में बी, बस इसके साथ आई नहीं होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है तो उसके अंदर केवल 2 एलील्स देखने को मिलेंगे। और अगर ब्लड ग्रुप ओ है
तो इसके बॉडी में आप ऐसा भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। देखो दोनों रिसेसिव एलील एक साथ आ गए, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। तो जब दोनों रिसेसिव एलील एक साथ आ जाते हैं तभी अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तुम्हें पता है कि रिसेसिव हमेशा अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में शो करता है, हेट्रोजाइगस में शो नहीं करता है। क्लियर है? तो इस तरह से 4 ब्लड ग्रुप हो गए, और चारों ब्लड ग्रुप में कौन कौन से एलील्स होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। इसको नोट कर लेना, ठीक है, कि आई अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो क्या होगा, बी है तो क्या होगा, ए बी है तो क्या होगा, और ओ है तो क्या होगा, क्योंकि आपको इससे क्रॉस कराने के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको कोई भी कंडीशन दे देगा कि पेरेंट का ब्लड ग्रुप ये है, तो ऑफस्प्रिंग के कौन कौन से ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया ब्लड ग्रुप के एलील्स के बारे में। ठीक है, कोडोमिनेंस पता लग गया आपको कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें दोनों ही एलील अपने आप को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए उसको हम क्या बुलाते हैं, किसका एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का। तो जब भी कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल पूछे तो ब्लड ग्रुप इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ द कोडोमिनेंस, ए बी ब्लड ग्रुप इज द एग्जाम्पल ऑफ द कोडोमिनेंस। हमेशा ए बी ब्लड ग्रुप आप लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आपने जानते होंगे कि ए बी ब्लड ग्रुप, जैसे किसी का ए ब्लड ग्रुप है तो उसको बी ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते, किसी का बी ब्लड ग्रुप होता है तो ए नहीं दे सकते, क्योंकि उनके में एंटीजन और एंटीबॉडी अलग अलग होती है। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप होते हैं उनमें एंटीजन और एंटीबॉडी अलग अलग होती है। जैसे ये पूरा देखो, पूरे चार्ट में हर एक चीज़ लिखी हुई है, आपके एनसीईआरटी में भी ये चार्ट है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, मतलब फिनोटाइप ए है, तो उसका जीनोटाइप ये होगा, मतलब दो जीनोटाइप की पॉसिबिलिटी है। उसके पास एंटीजन होगा ए। एंटीजन आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में पढ़ रखा है कि एंटीजन्स क्या होते हैं। ठीक है, एंटीजन जो होते हैं वो ए ब्लड ग्रुप के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। जैसे मान लो ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, और ये ब्लड सेल्स हैं, इस ब्लड सेल्स के ऊपर जो पॉलीसेकेराइड की लेयर होगी उसमें ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। क्लियर है? इसका मतलब ये ए एंटीजन रखेगा, और एंटीबॉडी किसके लिए बनाएगा, बी, मतलब ये बी एंटीबॉडी बनाता है। एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी कौन सी बनाता है, बी। ऐसे ही बी के साथ है ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी में कौन कौन से एलील्स हैं मैंने बता दिया आपको। उसके बाद एंटीजन कौन सा होगा, कैपिटल बी, और एंटीबॉडी क्या होगी, ए। ठीक है, ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है, जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसके पास एंटीजन दोनों होती हैं, ए भी एंटीजन होता है और बी भी एंटीजन होता है। क्लियर है? इसीलिए दोनों मिलके ए बी ब्लड ग्रुप बना लेते हैं। तो ए एंटीजन भी होता है और बी एंटीजन भी होता है। ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, रिसीवर है, रेसिपिएंट है। मतलब ए बी ब्लड ग्रुप किसी का भी ब्लड क्या कर सकता है, इनटेक कर सकता है। ठीक है, उसमें हम ट्रांसफ्यूज़न कर सकते हैं। और वहीं पे अगर हम ओ ब्लड ग्रुप को देखें तो ओ ब्लड ग्रुप के एलील्स केवल एक एलील्स की पॉसिबिलिटी है, स्मॉल आई। इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता, मतलब ये किसी के बॉडी में भी जा सकता है। इसीलिए हम ओ ब्लड ग्रुप को क्या बुलाते हैं, यूनिवर्सल डोनर बुलाते हैं। ठीक है, और इसके पास एंटीबॉडी कौन कौन सी होती है, और बी। ठीक है, तो इस तरह से ये चारों ब्लड ग्रुप में एलील्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इनके पास एंटीजन कौन कौन से होते हैं और एंटीबॉडीज़ कौन सी होती हैं। किसके पास एंटीबॉडी नहीं होती, ओ के पास नहीं होती। किसके पास एंटीजन नहीं होता, ठीक है, एंटीबॉडीज़ किसके पास नहीं होती, ए बी के पास नहीं होती। ठीक है, और एंटीजन किसके पास नहीं होता, ओ के पास नहीं होता। क्लियर है? तो इस तरह से एंटीजन, एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप ये सब समझ में आ गया होगा तुम्हें। ठीक है, अब मैं कुछ क्रॉस वाले क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि कैसे आते हैं क्रॉस वाले क्वेश्चन। जैसे कंडीशन बना दिया कि एक मतलब पेरेंट है, ठीक है, मेल एंड फीमेल, इसमें से एक का ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बता रहा है, और फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। और ऑफस्प्रिंग में मतलब जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही है उसमें ब्लड ग्रुप ओ आ रहा है। मतलब प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप क्या है, मतलब जो जनरेशन में जो ब्लड ग्रुप आ रहा है वो ओ आ रहा है, मतलब ओ भी आ रहा है। ऐसा नहीं कि केवल ओ ही आ रहा है, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप भी प्रोजेनी में देखने को मिल रहा है। क्लियर है? तो जैसे ही अगर ओ ब्लड ग्रुप दिखा दे, बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये बता दे कि मेल का ब्लड ग्रुप ए है, फीमेल का ब्लड ग्रुप बी है और ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप ओ आ रहा है, तो आपको पता है कि ओ ब्लड ग्रुप कब आएगा, जब दोनों ही रिसेसिव एलील होंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि मेल जो है वो क्या है, मेल जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, कैपिटल ए और स्मॉल आई, और फीमेल भी किस कंडीशन में है,
हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, क्योंकि जब ये स्मॉल आई एक दूसरे से क्रॉस करेंगे तभी तो ब्लड ग्रुप ओ आएगा। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो इस तरह से अगर कभी भी ये क्वेश्चन पूछ ले कि अगर ए मतलब मेल का ब्लड ग्रुप ए है और फीमेल का ब्लड ग्रुप बी है और ऑफस्प्रिंग में ओ ब्लड ग्रुप आ रहा है, तो मेल और फीमेल हेट्रोजाइगस कंडीशन में है कि होमोजाइगस कंडीशन में है? हेट्रोजाइगस कंडीशन में। हेट्रोजाइगस मतलब आपको पता है कि अगर दो एलील्स होंगे, दो डिफरेंट एलील्स होंगे तो इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन, और अगर सेम टाइप के एलील होंगे तो क्या होगा? होमोजाइगस कंडीशन होगा। क्लियर है? तो इस तरह से ये बात समझ में आ गई होगी कि हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। क्लियर? ठीक है, अब इसको क्रॉस कैसे कराते हैं मैं थोड़ा सा इसको और एक बार बता देता हूँ तुम्हें। देखो, अगर किसी का मेल मतलब कोई मेल है उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, ठीक है, और अगर कोई फीमेल है और उसका ब्लड ग्रुप क्या है? बी है, और आपको बता दिया कि ऑफस्प्रिंग में ओ ब्लड ग्रुप आ रहा है, तो इसके आप पहले एलील लिखोगे। एलील कैसे लिखोगे? आई कैपिटल ए स्मॉल आई कैपिटल बी स्मॉल आई। ठीक है, अब इनको क्या कराओगे? क्रॉस कराओगे, पुनेट स्क्वायर बना लोगे। सबसे बढ़िया, आपको पता है ना पुनेट स्क्वायर चेक बोर्ड होते हैं। अब देखो, आई ए और स्मॉल आई यहाँ लिखोगे, आई बी स्मॉल आई यहाँ लिखोगे। ठीक है, अब इन दोनों को क्रॉस कराओगे। ठीक है, अब मैं क्रॉस कराने जा रहा हूँ, इतना स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब आगे आ जाओ। देखो, इनको जब क्रॉस कराएंगे तो इस तरह से पॉसिबिलिटी देखो क्या आएगी। अब ये मत दुकान मत खोल लेना कि चलो ब्लड ग्रुप हम अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया और ब्लड ग्रुप चेक करा लो। आप ब्लड ग्रुप की हमेशा पॉसिबिलिटी बता सकते हो, आप ये नहीं बता सकते कि ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, आप अपने घर पे आप पॉसिबिलिटी बता सकते हो कि ये ब्लड ग्रुप होगा तुम्हारे अंदर। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, आप इसको घर पे एक्टिविटी करके देख सकते हो। अपने घर में जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स से ब्लड ग्रुप पूछो, उनका ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, और उनका ऐसे ही मतलब पॉसिबिलिटी निकालो और पूछो सबसे कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, तो पॉसिबिलिटी आपको पता लग जाएगी। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। और ये आई बी यहाँ लिख लिया आपने और स्मॉल आई यहाँ लिख लिया। अब देखो, आई ए आई बी कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया? ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। उसके बाद आई बी स्मॉल आई कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया? बी ब्लड ग्रुप हो गया। आई ए स्मॉल आई ए ब्लड ग्रुप हो गया, और स्मॉल आई कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया? ओ हो गया। इसका मतलब है 25% हर एक ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी हो गई। ए बी भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है और ओ भी आ सकता है, क्योंकि 4 ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं, चारों में से सबकी एक एक पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप परसेंटेज बताओगे तो क्या बताओगे? 25% हर एक ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी आ रही है। क्लियर है? तो ये एक्टिविटी अपने घर पे ज़रूर करके देखना। ठीक है, कि किसी से भी उसका ब्लड ग्रुप पूछ के, अगर आपके चाचा हैं, अंकल हैं, आंटी हैं, ठीक है, अगर कोई नेबर है उससे भी आप ब्लड ग्रुप पूछ के उसके प्रोजेनी के ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी निकालो, तो उससे क्या होगा? आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा, फिर आपको ये टॉपिक किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मुझसे भी नहीं पूछना पड़ेगा दोबारा कि सर फिर से बता दीजिए, कंफर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? अगर किसी का ब्लड ग्रुप पता लग गया, जैसे मान लो किसी ने बताया कि मेरा ब्लड ग्रुप बी है, तो आपने बी लिख लिया। अब और किसी ने बताया मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, आपने लिख लिया ओ है। अगर मान लो बी है तो आपको पता है 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो ये पॉसिबिलिटी होगी और या तो ये पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, और इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? स्मॉल आई। जब आप इन दोनों को क्रॉस कराओगे, ठीक है, तो पहले ही पूछ लोगे ये बताओ तुम्हारे जो प्रोजेनी है, मतलब तुम्हारे जो चिल्ड्रन हैं, उनका ब्लड ग्रुप ओ है? ऐसे पूछोगे, कॉन्फिडेंट होगे। ठीक है, उनका ब्लड ग्रुप ओ है, ऐसे बताओगे। ठीक है, कहेंगे हाँ इसको तो पता लग गया, जादू हो गया। जैसे उसने ओ बोला तुरंत ये वाली कंडीशन लगा देना, आई बी और स्मॉल आई, क्योंकि ये रिसेसिव एलील और ये रिसेसिव एलील मिलके तभी ब्लड ग्रुप ओ बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लो ये नहीं है, अगर उसने बोल दिया नहीं भाई ओ नहीं है, तुम गलत बता रहे हो, तो तुरंत ये वाली कंडीशन लगा देना, इसका मतलब बी है ना। ठीक है, देखा, या तो ओ है या तो बी है, बस, और कोई ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। मतलब अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है और किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, तो केवल 2 ही ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी होगी, या तो बी आएगा और या तो ओ आएगा, बस, और कोई ब्लड ग्रुप नहीं आएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस करा सकते हो। यहाँ से 2-3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो क्रॉस के क्वेश्चंस आते हैं, दूसरा कोडोमिनेंस पूछ लेता है, तीसरा आपसे फिनोटाइप और जीनोटाइप पूछ लेगा, कितने फिनोटाइप होते हैं, कितने जीनोटाइप होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है? तो ये हो गया ब्लड ग्रुप मतलब कोडोमिनेंस के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं।
देखो आपकी बुक में जैसे ही ब्लड ग्रुप यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी में, जैसे ही पेज टर्न करोगे पीछे की तरफ एक टॉपिक और लिखा है, उसकी कोई हेडिंग नहीं है, उसको बहुत सारे टीचर बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर जाते हैं, वो सोचते हैं वो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है, लेकिन उसको आज पढ़ना वो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल नहीं है। कोडोमिनेंस के टॉपिक में ही दिया है लेकिन वो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, उसको पढ़ लेना। देखो स्टार्च सिंथेसिस, आपको पता है प्लांट में स्टार्च सिंथेसिस होता है, पी प्लांट में भी स्टार्च का सिंथेसिस होता है। स्टार्च के सिंथेसिस को कंट्रोल करने के लिए देयर इज़ ए जीन, एक बी जीन होता है और एक स्मॉल बी होता है, ठीक है, एक कैपिटल बी जीन होता है और एक स्मॉल बी जीन होता है। देखो दो जीन होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, अगर मान लो कैपिटल बी जीन है तो ऐसी कंडीशन में स्टार्च का सिंथेसिस ज़्यादा होगा, मोर स्टार्च, स्टार्च बहुत ढेर सारा प्रोड्यूस होगा, और ऐसी कंडीशन में जो सीड की जो साइज़ होगी वो लार्ज हो जाएगी। क्लियर है? मतलब अगर कैपिटल बी एलील्स प्रेजेंट हैं पी प्लांट में तो स्टार्च का सिंथेसिस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ग्रेन की साइज़ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, ठीक है। अगर वहीं पे स्मॉल बी हैं तो ऐसी कंडीशन में स्टार्च का सिंथेसिस लेस सिंथेसिस होगा, कम सिंथेसिस होगा, और ग्रेन की साइज़ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्लियर है? कि अगर कैपिटल बी है, ठीक है, ये, और स्मॉल बी है, ये दो कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में ग्रेन की साइज़ बड़ी हो जाएगी और ऐसी कंडीशन में ग्रेन की साइज़ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्लियर है? और इसमें ज़्यादा सिंथेसिस होगा स्टार्च का और ऐसी कंडीशन में कम सिंथेसिस होगा स्टार्च का। लेकिन अब बताओ अगर ये कंडीशन आ जाए तो क्या होगा? सोचो, अगर कैपिटल बी स्मॉल बी कंडीशन आ जाए तो सोचो क्या होगा। अब तुमने कई सारे फिनोमेनन पढ़ रखे हैं, एक आपने डोमिनेंस पढ़ रखा है। अब डोमिनेंस में क्या था कि ग्रेन की साइज़ क्या होगी, बड़ी होगी। क्लियर है? क्योंकि ये डोमिनेंट होगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ग्रेन की साइज़ छोटी हो सकती है, मान लो छोटी हो जाए, अगर छोटी हो जाए तो ये डोमिनेंट है। क्लियर है? उसके बाद अगर मान लो दोनों ही आ जाए, बड़े भी आ जाए छोटे भी आ जाए, तो कौन है, कोडोमिनेंस है। लेकिन अगर दोनों ही ना आए, ना ही बड़ा आए और ना ही छोटा है, कोई इंटरमीडिएट आ जाए, दोनों के बीच का कोई आ जाए, ठीक है, तो ये बताओ क्या है। सोचो, अगर ना ही लार्ज ग्रेन आए ना ही स्मॉल ग्रेन आए और कोई छोटी साइज़ इंटरमीडिएट साइज़ आ जाए तो उसको क्या बुलाएंगे, कौन सा फिनोमेनन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर है? तो अगर आप जब अपनी एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो उसमें यही लिखा है कि जो कैपिटल बी है और स्मॉल बी है, जब दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में होते हैं तो ना ही लार्ज ग्रेन साइज़ होती है ना ही स्मॉल ग्रेन साइज़ होती है, इंटरमीडिएट साइज़ आ जाती है, दोनों के बीच की साइज़ आ जाती है। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से स्टार्च सिंथेसिस इन द पी प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये भी किसका एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। फ्लावर कलर नहीं, स्टार्च सिंथेसिस, तो इसको एनसीईआरटी में ज़रूर पढ़ लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जब एनसीईआरटी में हम पढ़ते तो हमें लगता है कि ये तो कोडोमिनेंस का ही एग्जाम्पल होगा, क्योंकि कोडोमिनेंस के जस्ट बाद दिया हुआ है। क्लियर है? तो इस तरह से आज हम लोग ने दो टॉपिक पढ़ा, एक कोडोमिनेंस और दूसरा स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट, ठीक है, कि स्टार्च सिंथेसिस कैसे होता है पी प्लांट में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। अभी तक जितने भी फिनोमेनन आपने पढ़े, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो सब किस पे बेस्ड था, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। हमेशा आप केवल एक जीन की बात कर रहे हो, अब जब आगे बढ़ेंगे तो हम दो जीन की बात करेंगे, ठीक है। वो थोड़ा सा आपके लिए मतलब कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। क्लियर? तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बायोलॉजी कंफर्म है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी और आगे भी आएगी। क्लियर? और लाइक बटन पे जरूर प्रेस करना अगर ये सही बात है, और कमेंट में ज़रूर लिखना कि यस सर आई हैव अटेंडेड अ क्लास एंड आई डोंट हैव एनी डाउट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। इफ़ यू डू फेस एनी प्रॉब्लम प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है, विदाउट हेजिटेशन।
clear? So I am completing this lesson, I am completing this task, sorry. ठीक है, in this video we have completed 2 topic and I think they are very clear to you and please tell me how was the session कैसा था, ये ज़रूर मुझे बताएंगे. ठीक है, stay fit, stay home, stay healthy. जय हिंद, जय भारत. Love you, goodbye.